जरा सोचिए एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसका काम है सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाना। लेकिन ये कंपनी सिर्फ बिजनेस नहीं करती, ये एक पूरे के पूरे देश पर कब्जा कर लेती है। नहीं, ये कोई फिल्मों की कहानी नहीं है, ये बिल्कुल असली कहानी है ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो चलिए आज हम इसके इसी हैरत अंगेज सफर को समझते हैं। तो सवाल ये है कि ये हुआ कैसे। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 1686 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस वक्त के मुगल बादशाह औरंगजेब के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया, और ये कह सकते हैं उनकी सबसे बड़ी गलती थी, एक बहुत बड़ी भूल। मुगलों की ताकत के आगे कंपनी की छोटी सी सेना टिक ही नहीं पाई, उन्हें बुरी तरह से कुचल दिया गया। तो फिर आखिर ऐसा क्या बदला कि यही कंपनी जो इतनी बुरी तरह हारी थी, आगे चलकर इतिहास की सबसे ताकतवर कॉरपोरेशन बन गई। ये फर्क देखिए जरा। एक तरफ मुगल सल्तनत जिसकी फौज में 40 लाख सैनिक थे, और दूसरी तरफ मुट्ठी भर अंग्रेज सिपाही। मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था कि कंपनी का कोई भविष्य है। लेकिन यहीं से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। तो आखिर ये कंपनी थी क्या और इसकी शुरुआत हुई कैसे थी? चलिए देखते हैं कि कैसे मसालों का व्यापार करने निकली एक कंपनी ने अपनी पूरी किस्मत ही बदल डाली। तो बात है साल 1600 की। कुछ व्यापारियों ने मिलकर इसे शुरू किया था। उनका असली मकसद था इंडोनेशिया के मसाला द्वीपों पर बिजनेस करना। लेकिन वहां एक दिक्कत थी। डच कंपनी पहले से ही वहां मौजूद थी और वो कहीं ज्यादा ताकतवर थी। तो जब कंपनी को ये एहसास हुआ कि वो डच लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया और अपना पूरा फोकस भारत की तरफ कर दिया। भारत आकर कंपनी को एक बात तो जल्दी ही समझ आ गई कि मुगलों से सीधी लड़ाई करके कोई फायदा नहीं होने वाला। तो उन्होंने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी ही बदल दी। अब जोर ताकत पे नहीं बल्कि कूटनीति, मतलब कि डिप्लोमेसी और चालाकी पर था। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 1615 का ये मिशन। अंग्रेज राजा ने सर थॉमस रो को मुगल दरबार भेजा। रो अपने साथ एक से बढ़कर एक शानदार तोहफे लेकर आए और बादशाह जहांगीर को इम्प्रेस करने में कामयाब रहे। और इसका नतीजा क्या हुआ? कंपनी को सूरत में अपनी फैक्ट्री लगाने और व्यापार करने का शाही फरमान मिल गया। ये उनकी पहली बड़ी डिप्लोमेटिक जीत थी। अच्छा, तो कंपनी धीरे धीरे अपनी जगह बना रही थी, लेकिन जो असली मौका उन्हें मिला वो तब मिला जब भारत की सबसे बड़ी ताकत यानी मुगल साम्राज्य खुद कमजोर पड़ने लगा। हुआ ये कि 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद मुगल साम्राज्य एक तरह से बिखरने लगा। जो स्थानीय शासक थे वो खुद को आज़ाद घोषित करने लगे। ऊपर से नादिर शाह और अहमद शाह दुर्रानी जैसे बाहरी हमलावरों ने सल्तनत को और ज्यादा कमजोर कर दिया, और इस पूरे राजनीतिक उथल-पुथल ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक सुनहरा दरवाज़ा खोल दिया। और यही वो बात है जो इस कंपनी को बाकियों से बिल्कुल अलग बनाती है। जरा सोचिए, ये सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी नहीं थी, इसे इंग्लैंड के राजा से अपनी खुद की सेना रखने, जमीन पर कब्जा करने और यहाँ तक कि जंग छेड़ने के अधिकार मिले हुए थे। क्या आज के जमाने में किसी भी प्राइवेट कंपनी के बारे में ऐसा सोचा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। तो इस नई ताकत और भारत के बदलते हुए राजनीतिक माहौल का फायदा उठाकर कंपनी ने अपना ध्यान लगाया भारत के सबसे अमीर प्रांतों में से एक, बंगाल पर। और यहीं पर उन्होंने कब्जा करने की अपनी रणनीति को परफेक्ट किया। उनका सबसे कारगर हथियार था पपेट रूलर या कठपुतली शासक बनाना। मतलब गद्दी पर एक ऐसे नवाब को बिठाना जो सिर्फ नाम का शासक हो, लेकिन उसके सारे फैसले कंपनी के अफसर लें। और बंगाल में उन्होंने बिल्कुल यही किया। जब नवाब सिराजुद्दौला ने उनकी मनमानी का विरोध किया, तो कंपनी ने उनके ही सेनापति मीर जाफर से साठगांठ कर ली। प्लासी की लड़ाई में उन्हें हराया और मीर जाफर को नवाब बना दिया। फिर जब मीर जाफर ने आनाकानी शुरू की, तो उसे हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को ले आए, और जब उसने भी बगावत की तो उसे भी हटा दिया। मतलब ये खेल चलता ही रहा। इन कठपुतली नवाबों के खेल से तंग आकर कंपनी ने आखिरकार सीधी लड़ाई का फैसला किया। साल 1764 में हुई बक्सर की लड़ाई। इस लड़ाई में कंपनी ने मुगल बादशाह, अवध के नवाब और बंगाल के हटाए गए नवाब तीनों की मिलीजुली सेना को हरा दिया। ये एक बहुत बड़ी और निर्णायक जीत थी। इस जीत के बाद मुगल बादशाह ने कंपनी को बंगाल के दीवानी अधिकार दे दिए। अब इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि बंगाल का सारा टैक्स, सारा रेवेन्यू अब कंपनी वसूलेगी।
बस इसी एक कदम ने एक व्यापार करने वाली कंपनी को एक शासक बना दिया। बंगाल पर कब्जा तो हो गया। इसके बाद कंपनी ने मानो एक प्लेबुक, एक नियम पुस्तिकाई बना ली और इसी का इस्तेमाल करके उन्होंने धीरे धीरे एक एक कर पूरे भारत पर अपना कंट्रोल जमा लिया। उनकी इस प्लेबुक के 4 मुख्य हिस्से थे। पहला, वो हर रियासत में अपने रेजिडेंट बिठाते थे, जो असल में जासूस का काम करते थे और अंदर की राजनीति में दखल देते थे। दूसरा था सहायक संधि, जिसके तहत राजाओं को अपनी ही फौज खत्म करने पर मजबूर किया जाता था और अपनी सुरक्षा के लिए कंपनी को मोटी रकम देनी पड़ती थी। तीसरा, अगर कोई राजा ये शर्तें नहीं मानता तो सीधी लड़ाई करके उसके राज्यों पर कब्जा कर लो। और चौथा, और शायद सबसे चालाकी भरा कदम था, व्यपगत का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये एक बहुत ही विवादित पॉलिसी थी। इसके मुताबिक अगर किसी राजा का अपना कोई बेटा नहीं होता था तो उसकी मौत के बाद उसका राज्य सीधा कंपनी के कब्जे में चला जाता था। झांसी, नागपुर और अवध जैसे कई बड़े बड़े राज्य इसी नीति का इस्तेमाल करके हड़प लिए गए। तो इन सारी रणनीतियों का नतीजा क्या निकला? नतीजा था ये चौंकाने वाला नंबर। सोचिए, 1850 आते आते तक भारतीय उपमहाद्वीप की 78% आबादी पर किसी राजा या बादशाह का नहीं बल्कि एक प्राइवेट ब्रिटिश कंपनी का शासन था। ऐसा इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। कंपनी का ये राज आखिरकार 1857 के महान विद्रोह के बाद खत्म हुआ। इस विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार को हिलाकर रख दिया और उन्होंने सीधे भारत का शासन अपने हाथों में ले लिया। कंपनी को खत्म कर दिया गया और यहीं से शुरुआत हुई ब्रिटिश राज की। ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी इतिहास का एक पन्ना तो है ही, लेकिन ये अपने पीछे एक बहुत ज़रूरी सवाल भी छोड़ जाती है कि जब किसी मुनाफा कमाने वाली कंपनी को एक देश जितनी ताकत मिल जाए तो उसकी महत्वाकांक्षाओं की, उसकी भूख की क्या कोई सीमा होती है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद आज भी उतना ही ज़रूरी है।